बहुरिया, आपके बाबूजी आए हैं। मिलना चाहते हैं। उन्हें बुला लो अंदर। काका को ही पूरे घर के देख रेख की जिम्मेदारी दी गई थी। रजनी जब से ब्याह कर इस घर में आई थी तब से ही देखा था। उसके ससुर जी के व्यापार के सिलसिले में घर से बाहर रहने पर सबकी देखभाल करना और घर के साथ साथ घर के लोगों की चिंता करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी। बिरजू काका बुजुर्ग आदमी थे, इसलिए रजनी भी उनको पिता तुल्य सम्मान देती थी। काका दुलार से रजनी को बहुरिया कहा करते थे। जाकर उनसे कह दीजिए मुझे नहीं मिलना है, वो वापस लौट जाएं। बहुरिया जिद मत कीजिए, बेचारी इतनी दूर से कितनी बार आ चुके हैं आपसे मिलने। एक झलक देख तो लीजिए, पिता हैं आपके, हालचाल पूछकर चले जाएंगे। काका, मैं जो कह रही हूँ वह जाकर उनसे कह दीजिए। मेरा उनसे कोई नाता रिश्ता नहीं रहा। उनके लिए मैं मर चुकी हूँ। मरे हुए से कौन मिलता है। भारी पैरों से काका बाहर बरामदे की ओर लौट गए। आज तक वह समझ नहीं पाए थे कि बहुरिया अपने पिता से क्यों नहीं मिलना चाहती। शाम को जब रजनी दिया बाती लेकर तुलसी चबूतरे पर दिया जलाने घर के बाहर निकली तो काका हाथों में एक कागज का टुकड़ा लिए पास आकर खड़े हो गए। सफेद रंग की साड़ी पहने रजनी संध्या के समय हाथ में जलते हुए दिए की लौ में साक्षात देवी लग रही थी। नसीब ने बेवक्त ही उसे विधवा का चोला पहनने पर मजबूर कर दिया था। 5 साल पहले ही वो लाल जोड़े पहने महावर लगे पैरों से ससुराल की देहरी लांघकर गृह प्रवेश की रीत निभाकर आई थी। लेकिन हाय रे नसीब। रजनी ने दिया लगाते ही कहा, क्या बात है काका, कुछ कहना है क्या। नहीं बहुरिया, कहना नहीं है, बस यह देना था आपको। यह चिट्ठी आपके बाबूजी ने दिया था और कहा था कि मैं आपको दे दूं। रजनी ने अनमने से काका की हाथों से वह कागज का टुकड़ा ले लिया और अंदर चली गई। पूजा पाठ खत्म हो जाने के बाद वह अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा सटा लिया और धीरे से कागज के टुकड़े को खोला। पूरे पन्ने में बस 4 लाइन लिखी थी। बेटा, माँ बाप ताउम्र बच्चों की गलती माफ करते हैं। क्या बच्चों का फर्ज नहीं बनता कि वे अपने माँ बाप की गलत फैसले पर पर्दा डालें, उन्हें उनके द्वारा किए गलती को माफ कर दें। मुझे माफ कर दे बेटा, यह बोझ लेकर मैं जी नहीं पाऊंगा। रजनी कागज के टुकड़ों को अपनी मुट्ठी में भींचते हुए फपक पड़ी। उस बंद कमरे में उसके दर्द को समझने वाला कोई नहीं था। आज सब उजड़ जाने के बाद बाबूजी को एहसास हुआ है कि वह गलत थे, लेकिन क्या फायदा। रजनी की झरती आंखों में एक बार फिर अतीत का दर्द झिलमिला गया। हायर सेकेंडरी की परीक्षा में उसने अव्वल स्थान प्राप्त कर पूरे खानदान की लड़कियों में अपना नाम सबसे ऊपर दर्ज करवा लिया था। समूचे गांव में माँ ने मिठाई बंटवाई। रजनी के पैरों में जैसे पंख लग गए थे। उसे तो पढ़ लिखकर अपने पिता की तरह बैरिस्टर बनना था। शहर के सबसे अच्छे डिग्री कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ। फिर शुरू हुआ पढ़ाई का सिलसिला। कभी कभार नोट्स लेने देने के सिलसिले में वह अपने एक दोस्त के घर जाया करती थी। एक दिन वह लड़का बिना झुंझलाहट रजनी के घर अपना नोट्स वापस लेने आ पहुंचा। फिर क्या था, चाचा ताऊ बुआ सब नाक की तरफ फुफकार उठे। रजनी के साथ उस लड़की को देख उन लोगों के खड़े नाक कट गए। माँ को बैठक में बुलाया गया और एक फरमान जारी हुआ। यह पढ़ाई छोड़ने का फरमान था। माँ ने लाख मिन्नतें की। उन्होंने सबको समझाया कि ऊंची पढ़ाई में एक दूसरे का सहयोग लेना पड़ता है। कोई साथ पढ़ने वाला लड़का घर पर आ गया, इसका मतलब यह नहीं है कि रजनी के कदम लड़खड़ा गए हैं। रजनी के रूढ़िवादी परिवार में यह घटना भूकंप की तरह आई थी। उस भूकंप में परिवार के साथ साथ बाबूजी भी हिल गए। बेटे की इच्छा पर सामाजिक प्रतिष्ठा भारी पड़ी। देखते देखते उन्होंने अपने एक मित्र के पुत्र से, जो ऊंचे घराने का इकलौता वारिस था, विवाह तय कर दिया। रजनी की रजामंदी का कोई प्रश्न ही नहीं था। विवाह के दिन तय कर दिए गए। बेचारी अभी उड़ना भी सीख नहीं पाई थी कि घर वालों ने उसके पंख काट दिए। सारे सपनों को वहीं छोड़
रोती बिलखती वह बाबुल की देहरी से विदा हो गई। रजनी का ससुराल नाम का था, जो जेल से कम नहीं था। ससुर जी बड़े कड़े मिजाज के थे। बात बात में बंदूक निकालकर खड़े हो जाना उनकी शान थी। पति के बारे में कुछ ना ही कहा जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इकलौते औलाद होने की वजह से वह जिद्दी के साथ ही साथ सारे अवगुणों के धनी थे। गौने के लिए मायका आई रजनी ने माँ को सब परिचय बताया। माँ ने किताबों से भरी संदूकची साथ में दे दी और कहा, बेटा ये किताबें ही तुम्हारी सखी हैं। इन्हीं से दोस्ती कर लेना ताकि अकेलापन नहीं खलेगा। तुम अपनी पढ़ाई पढ़ाई पूरी कर लेना। रजनी बहुत खुश थी कि अब उसे कोई मतलब नहीं है ससुराल की चारदीवारी कितनी ऊंची है और पति को उसकी कोई कदर नहीं है। वह अपना ध्यान पढ़ने में लगाएगी। उसने पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन पता नहीं कौन सी कलम से रजनी का नसीब लिखा गया था। नशे में धुत पति ने एक दिन गुस्से में आकर सारी किताबें और सर्टिफिकेट में माचिस लगा दी। रजनी रोती बिलखती हुई बचे हुए किताबों को समेटकर संदूक में बंद कर दिया। कुछ ही महीने के बाद आपसी रंजिश में दुश्मनों ने पति को कचहरी से लौटते समय गाड़ी में ठोकर मार दी। पैसा पानी की तरह बहाया गया, पर वो बच नहीं पाए। इस बार किस्मत ने रजनी की बची खुची जिंदगी की आस भी खाक कर दी। उस दिन के बाद से वह गूंगी बहरी सी बस जिंदगी को बोझ की तरह ढोए जा रही थी। रजनी ने अंधियारे को गले लगा लिया था। वह किसी से भी नहीं मिलती थी, चाहे वह उसके मायके वाले ही क्यों न हो। माँ छटपटा कर रह गई कि एक बार बेटी को देख पाती, लेकिन रजनी ने साफ मना कर दिया। अपने आंसुओं को पोंछते हुए रजनी ने कांपती हाथों से लोहे की भारी भरकम संदूक को खोला और उसमें से एक थैला निकाला। थैले में कुछ अधजले सर्टिफिकेट थे, जिनको सीने से लगाकर वो फूट फूट कर रोने लगी। अनायास उसके मुंह से निकल पड़ा, बाबूजी मैंने तो माफ कर दिया। क्या आप अपने आप को माफ कर पाएंगे?